तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं जो कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है, इधर उधर से कलेक्ट करके डेटा, मेमोरी बेस्ड डेटा कलेक्ट करके बनाया है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस है, क्या लेवल है। और अगेन आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप सोचो कि क्लास चलो कर लेते हैं अभी उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए मुझे बताएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ साथ क्लास के जैसी क्लास चलती है साथ साथ आपको कॉपी और पेन लेके जुटना है और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है। देखते हैं कितने लोग मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई, यहां पर मॉडल पेपर हम लोगों ने 1 लिया है। शुरू किया जाए भाई। चलो भाई शुरू करते हैं अपना पेपर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम ए बिजनेसमैन, दैट मींस ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज गिवन इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आज हम लोग कर लेते हैं। लिखा वंस अपॉन अ टाइम ए बिजनेसमैन नेम्ड। कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत लेंथी कहानी नहीं है, 2 पैराग्राफ में भी होंगे या 3 पैराग्राफ। यस 3 पैराग्राफ हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया समझने की कोशिश करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ए बिजनेसमैन। हालांकि होता क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पे भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रॉक। किस तरीके से मिस्टर क्रॉक की हेल्प की साइंस लगाने की, सक्सेस जो वो सक्सेसफुल हो गया एक पर्सन था, उसके साइंस सिटी भर में लगाने से, या हम कह सकते हैं पूरे अमेरिका में लगाने भर से क्या हुआ, किस तरीके से उसको हेल्प मिली, ये पूछना चाह रहा है। तो अब हालांकि आपको जो कीवर्ड यहां पर है, देखें यहां पे साइंस ऑफ हिज सक्सेस, सीधे सीधे आप कीवर्ड से भी जा सकते हो। चलो देखते हैं कीवर्ड कहां पर है। साथ ही साथ हम लोग कहानी भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटी सी कहानी, इंटरेस्टिंग है। Once upon a time, a businessman named Ray Kroc discovered a restaurant owned by 2 brothers. The restaurant served just 4 things: hamburgers, French fries, milkshakes, and Coca-Cola. जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी समझते हुए। But it was clean and inexpensive. एक पॉइंट हमको मिला, क्लीन था, इनएक्सपेंसिव था, and the service was quick. सर्विस भी क्विक थी। And Mr. Kroc also liked it so much that he paid the brothers so that he could use their idea and their name, McDonald. Beef, big business, and fast service were the ingredients when Mr. Kroc opened his first McDonald's in 1955. 4 years later, there were 100 of them. Kroc knew Americans liked success. देखो यहाँ, Americans liked success, so he put signs saying how many millions of McDonald's hamburgers people had bought. कि कितने ज़्यादा हैमबर्गर्स अमेरिका के लोगों ने बुक किया है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है पहले वाले क्वेश्चन का। इसके बाद स्टोरी हम लोग आगे भी कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। नाउ देयर आर मोर देन 30,000 मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट फ्रॉम डलास टू पेरिस एंड फ्रॉम मॉस्को टू बीजिंग। क्वेश्चन क्या था हमारा? हाउ डिड पुटिंग अप साइंस ऑफ हिज सक्सेस इन अमेरिका हेल्प मिस्टर क्रॉक। पीपल कुड वर्क इन द आउटलेट्स फॉर अ वीक, ये कहीं मेंशन नहीं था अभी तक। पीपल कुड अप्लाई फॉर जॉब्स, चिल्ड्रन, ये भी नहीं था। चिल्ड्रन वुड विजिट द आउटलेट। अमेरिकन्स वुड इनकरेज हिम बाय मोर हैमबर्गर्स, या अमेरिकन्स को वो इनकरेज करेगा और भी ज़्यादा हैमबर्गर्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होता हुआ डी वाला टिक कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन भी पहले पढ़ना है, साथ ही साथ कीवर्ड अपने दिमाग में नोट करना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। व्हाट मेड द रेस्टोरेंट मोर पॉपुलर। क्या चीज़ थी ऐसी रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। हम पहले ही पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, पहला जो यहाँ से शुरू हुआ था आपने देखा था रेस्टोरेंट की क्वालिटी क्या थी जिस वजह से लोग आने लगे और पसंद करने लगे। उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट खुल गए, तो क्वालिटी उसमें भाई ये थी। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर क्या लिखी हुई देखें आप पैसेज में, इट वॉज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव, यानी कि महंगा नहीं था। एंड द सर्विस वॉज क्विक, और इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया, राइट। इसलिए इसका नाम जो रखा वो मैकडी रख दिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, यही कहना चाहता है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। द सर्वर्स वर काइंड, सर्वर्स जो थे वो काइंड थे, ऐसा मेंशन नहीं है। द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड वर जेन्युइन, हाँ कोई बात नहीं, हो सकते हैं जेन्युइन। इसका इट वॉज ओन्ड बाई 2 ब्रदर्स, नहीं इस वजह से पॉपुलर नहीं हुआ।
जेन्युइन प्रोडक्ट्स थे, इस वजह से भी पॉपुलर नहीं हुआ। मेन वजह ये थी जो कि मिस्टर क्रोच को पसंद आया, तो इट वॉज क्लीन एंड इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं था और क्लीन भी था ज़्यादा। उसके बाद थर्ड वन पे आ जाते हैं, व्हाट इज मैकडीज फिलोसफी। फिलोसफी के लिए हम लोग को आगे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फिलोसफी के बाद ये भी पढ़ सकते हैं कीवर्ड्स दिमाग में रखने के लिए कि ऑप्शंस में क्या क्या था। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस एंड हाई प्राइसेस, क्वालिटी कंट्रोल, क्लीननेस एंड चीप प्राइसेस, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस एंड चीप प्राइसेस, क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस एंड चीप प्राइसेस। चलो देखते हैं कौन कौन सी बातें इसमें लिखी हुई हैं। Anyone who wants to open a McD's must first work in one for a week. Then they do a 9-month training program and in the restaurants and at McD's University in Chicago, they have learned they learn the McD's philosophy. Philosophy देखो यहाँ पे आ गया ना, philosophy McD की philosophy क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है, सर्विस है, देखें क्वालिटी कंट्रोल है, सर्विस है, क्लीननेस है, चीप प्राइसेस हैं। कितनी चीजों की? 1 2 3 4 चीजों का यहां पे जिक्र हुआ है। देखते हैं 4 चीजें कहां पर हैं। क्वालिटी कंट्रोल है, सर्विस है, क्लीननेस है एंड चीप प्राइसेस है। क्वालिटी कंट्रोल, सर्विस, क्लीननेस एंड चीप प्राइसेस, ये वाला डी वाला हो जाएगा सही, राइट? बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? हाई प्राइसेस में लिखा इसलिए ये वाला गलत हो गया। 4 चीजों का वहां पे जिक्र किया गया था। फोर्थ पे आ जाते हैं जल्दी से, Who owned the restaurant first? पहले रेस्टोरेंट किसका था? मिस्टर क्रोक का था, उसके 2 बच्चों का था। मिस्टर क्रोक्स 2 सन्स नहीं, मिस्टर क्रोक्स 2 ब्रदर्स नहीं, 2 ब्रदर अनरिलेटेड टू या 2 ब्रदर्स रिलेटेड टू। क्या मिस्टर क्रोक उनको जानते थे? नहीं जानते थे, तो बाय द वे उनको अचानक से वो लोग मिल गए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 brothers unrelated to Mr. Krog, right? Next, which statement is false? False के लिए अगेन आपको पैसेज तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो लेफ्ट ओवर है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं पहले। यहां तक हो गया था। McD's has strict rules. Hamburgers must be served before they are 10 minutes old and French fries 7. McDonald's has never stopped looking for new methods to attract customer, यानी इनोवेटिव भी है। From drive-in windows to birthday parties, chicken, fish, salad, and in some places pizza and are now on the menu. And McD is in Holland even sells a vegetarian burger. Their international popularity shows they have found their recipe for success. रेसिपी फॉर सक्सेस, ठीक है, कोई बात नहीं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? मैकडी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? मैकडीज इज नॉट इनोवेटिव। मिल गया भाई, नए नए आइडियाज को इन्वॉल्व करता है, इसका मतलब इनोवेटिव तो है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? नॉट इनोवेटिव। इसका मतलब यही झूठ लिखी हुई इसके बारे में बात। अगला पढ़ लेते हैं। मैकडीज इज both a domestic and international food chain, mention था। McDonald's is a rapidly growing food chain, बिल्कुल सही। McD's is not a multi cuisine restaurant। हाँ, मल्टी कुजीन देखते हैं यहाँ पर, एक बार सर्च कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कुजीन का जिक्र कहां पर हुआ, एक बार देख लेते हैं। हाँ, अब यहां पर देखिए, कुजीन का ऐसे तो जिक्र नहीं हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर देखो क्या है, मिल्क शेक्स लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई कुजीन है? नहीं है ना। तो इसका मतलब मल्टीपल नहीं बनाता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, यहां से जाहिर हो रही है, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा रीजनिंग के तहत समझना था, लेकिन हम इतनी दूर जाएंगे क्यों? क्योंकि पहले वाक्य में यहां पर लिखा हुआ है मैकडी इज नॉट इनोवेटिव, जबकि वहां पर साफ तौर पे लिखा है कि न्यू मेथड्स
सोचता रहता है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहता है, इसका मतलब नॉट वाला जो सिचुएशन यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉटिंग एरर्स। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा है ताकि एक काम आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है स्पॉटिंग एरर्स की। तो पढ़ लेते हैं पहले स्पॉटिंग एरर क्या है, सेंटेंस क्या है। आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल आई रिग्रेट टू से दैट वी आर अनएबल टू एक्सेप्ट इट। आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन, आप ये देखें कंसिडरेशन जो वर्ड है यहां पर, ये एक नाउन होता है, राइट एक नाउन होता है कंसिडरेशन, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है केयरफुली, जबकि इसमें एलवाई लगा हुआ है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेनेवर वी यूज एलवाई इन द एंड दैट बिकम्स एन एडवर्ब, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज। तो केयरफुली कंसिडरेशन नहीं होगा, केयरफुल कंसिडरेशन होगा, क्योंकि रीजन क्या है, यहां पे एडजेक्टिव चाहिए तो लगा देंगे केयरफुल, राइट केयरफुल। तो कौन से पार्ट में चला जाएगा, जहां पर देख लें आप केयरफुली लिखा हुआ है, ये पार्ट हमारा सही हो जाएगा जिसमें एरर है। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी के। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। We will be lying on the beach now if we hadn't missed the plane। कहना ये चाहता है कि अगर हमने प्लेन को मिस ना किया होता तो हम बीच पर ही पड़े होते, बीच पर पड़े होते। कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर बात करें, कंडीशनल सेंटेंसेस अभी मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पास्ट की बात करें, देखो यहां क्या लिखा है, इफ वी हैड नॉट मिस द प्लेन। तो बच्चों पास्ट के साथ कभी विल या शैल आ ही नहीं सकता, शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, तो यहां पर वुड लगाने की जरूरत है। तो अब विल वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें गलती होगी, इसका मतलब ए ऑप्शन लगा के चले जाएंगे। विल की जगह क्या होगा, वुड होगा। नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क। कई लोगों का मानना बच्चों ये होता है कि नो सूनर डिड होता है हमेशा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि हार्डली हैड आता है, स्कार्सली हैड आता है और नो सूनर डिड आता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नो सूनर के साथ भी बच्चों हैड आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। जैसे कि यहां पर आया हुआ है, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क। यहां पर गलती है क्योंकि इन लोगों ने नो सूनर के साथ लगा रखा है व्हेन। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन मिला था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप हार्डली स्कैर्सली से सेंटेंस की शुरुआत करें, रूल ऑफ इन्वर्जन विल बी अप्लाइड। रूल ऑफ इन्वर्जन ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे इसने हैड रखा हुआ है। अगर हम ये कहते हैं नो सूनर दे हैड तो गलत हो जाता, नो सूनर हैड दे यहां पर बिल्कुल सही है, हैड के साथ कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है यहां तक, द वर्क यहां पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है यूजिंग ए कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन कैसी होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नो सूनर क्योंकि एक कंपैरेटिव डिग्री है, सून से बना सूनर, तो सूनर विल बी फॉलोड बाय देन, जबकि हार्डली स्कैर्सली विल बी फॉलोड बाय व्हेन। तो ये तो भाई हार्डली स्कैर्सली का फंडा है, इसलिए यहां पर व्हेन हटाकर लगा देंगे देन। इट इज नॉट देन, THAN, then they demanded wages, right? तो कौन से वाले ऑप्शन में चला जाएगा, जहां पे when लिखा हुआ है, राइट? नेक्स्ट, अब यहां पर मैंने दो क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि देखा गया एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ही। लिखा वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। आपने कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते हैं, पीछे पीछे रहते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जैसे क्लास में कई बच्चे आपने देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी एक्टिविटी होगी, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो छुपे बैठे रहते हैं, कभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ना किसी से बोलते चालते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, किसी से डिस्कशन नहीं करते, पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही छुपे छुपे से रहते हैं, कैमरा नहीं पसंद करते, लोगों से बहुत ज़्यादा बात या फ्री होना नहीं पसंद करते। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इंट्रोवर्ट कैटेगरी। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ही तेज हो, फ्रैंक हो, इंट्रोवर्ट जो अपने आप में ही जिसको अच्छा लगता हो, दूसरों से कोई मतलब ना हो, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट, राइट? बाकी ये हो नहीं सकता, ये काइंड ऑफ एनिमल होता है, और एम्बीवर्ट जिसमें दोनों गुण पाए जाते हों, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है कि जो एक्सप्रेस ना कर पाता हो, जो एक्सप्रेस करता हो ये होता है, तो इंट्रोवर्ट सी।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? इनडेलिबल का मतलब ये होता है कि जिसको मिटाया ना जा सके, डिलीट ना कर सके, इनडेलिबल। लेकिन हमें क्या यहां पे देखना है? जिसको सही ना किया जा सकता हो। इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील हो सकता है, या जहां पे आप देखें जख्म वगैरह बन जाता है, जलन होती है शरीर में, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेबल नहीं होगा। इसके बाद एलिजिबल भी नहीं होगा, बचा क्या? इनकरेजिबल, जिसका मतलब जिसको करेक्ट, देखो करेक्ट से बना ना, ये देखो करेक्ट से, जिसको ना करेक्ट किया जा सके, इनकरेजिबल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, और इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल, इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल, अगर आप हर दिन कुछ करना चाहते हो, प्रयास करते हो, यू विल प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस क्या करोगे? कैच करोगे, होल्ड करोगे, गेट करोगे। ऐसा लग रहा है कि सर यहां पर होल्ड प्रोग्रेस भी तो आ सकता है, गेट प्रोग्रेस भी आ सकता है, कैच प्रोग्रेस भी आ सकता है, मेक भी आ सकता है। लेकिन बच्चों होता यह है कि कुछ ऐसी फ्रेजेस होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि मैंने अगर कहा कि किसी से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है और हम कहते हैं यू हैव डन ए मिस्टेक, देखिए भाई यू हैव डन ए मिस्टेक, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि सही होगा, लेकिन यहां पर डन नहीं आ सकता, यू हैव मेड ए मिस्टेक। हमेशा मिस्टेक को करने के लिए हम लोग मेक ए मिस्टेक टर्म का यूज करते हैं, इसलिए कुछ चीजें रिजर्व्ड होती हैं इंग्लिश में। जैसे कि अगर हम कहें कि टेल ए लाई बोलते हैं, द लाई नहीं, और स्पीक द ट्रूथ बोलते हैं, स्पीक ए ट्रूथ नहीं बोलते हैं। तो कुछ चीजें डेफिनेट होती है इंग्लिश में जो हमेशा यूज होती है। तो अब जैसा कि यहां पर मेक लगाते हैं मिस्टेक के साथ, या कमिटेड भी लगा सकते हैं, लेकिन डन नहीं लगा सकते, डू नहीं लगा सकते। इन द सेम मैनर अगर हम प्रोग्रेस की बात करें डे बाय डे, तो यहां पर यू विल मेक प्रोग्रेस हो जाएगा, होल्ड, गेट या कैच नहीं आना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो? यू विल मेक प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस धीरे धीरे आती है, अचानक से नहीं। नेक्स्ट, fill in the blanks. It is very difficult for her to keep a secret, touch a secret, make a secret, cry a secret. Cry करेगा नहीं सीक्रेट के ऊपर, टच भी नहीं करेगा, make a secret नहीं, उसके लिए डिफिकल्ट है सीक्रेट को बनाना नहीं, मतलब कि अपने पास सीक्रेट को रखना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, पेट के बड़े हल्के होते हैं, कोई चीज़ पता चली तो उसने कहा किसी को बताया नहीं, तो ये भी कहेंगे किसी और बता दें, किसी को बताया नहीं, हमें पता है बस। तो ऐसे बात बढ़ती चली जाती है, इसीलिए अपने राज अपने पास ही रखिए, किसी को मत बताइए, कीप ए सीक्रेट। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप ए सीक्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं प्लेसमेंट हो जाए, तो कई लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे पढ़ाई की थी, हमें बता दीजिए, हम भी पास हो जाएं, हम भी सिलेक्शन पा लें कहीं ना कहीं अच्छी जगह। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप सच बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो। मैंने तो ऐसे बहुत कम लोगों को देखा जो सच बताते हैं, वो बस यही कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से तैयारी की थी, यहाँ से पढ़ा था, वहाँ से पढ़ा था, उसके बाद ये किताब से पढ़ा था। लेकिन द फैक्ट इज़ कि वाकई उन्होंने टाइम दिया था। टाइम इज़ द की। अगर आप किसी चीज़ पे टाइम देते हो ना खुद से, मतलब एक तो गाइडेंस होती है टीचर की, लेकिन बच्चों खुद से टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। आप सिर्फ और सिर्फ टीचर से पढ़ के, बुक से पढ़ के आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। होगा क्या, आपको हमेशा एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ वो गाइडेंस आपका स्वयं का होगा। वो कहते हैं ना सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी बच्चों तभी हो पाती है जब हम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कौन करता है? आपके गुरुजन करते हैं, आपके टीचर्स करते हैं, या आपकी बुक करती है। लेकिन सिर्फ आप सोचो कि टीचर्स ही करा देंगे, बुक्स करा देंगे, तो आप गलत हो जाते हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द डे, आपकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, खुद से नए नए टाइप के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और अपने टीचर के पास जाना पड़ेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सर हम आपसे कैसे पूछें, आप तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन पे तो पूछ नहीं सकते। बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स किस लिए बना रहता है, आप मुझे बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप क्या पढ़ना चाहते हो। अगर स्पोकन पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। द प्लैनेट्स आर अराउंड द सन।
रोटेट तो अपनी एक्सिस पे घूमना होता है, रोटेट है ना, अगर ऐसे बात करें तो ये ऐसे ऐसे ये रोटेट होता है। अच्छा, रेवोल्यूशन क्या होता है? ऐसे, राइट। मान लो ये सन है, सन हमने बना दिया। सो द प्लैनेट्स आर सर्कलिंग नहीं, राउंडिंग भी नहीं, रोटेटिंग भी नहीं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। Next, the monster trucks have very engines. They can probably pull a train coach without any problem. तो monster trucks के जो होते हैं engines, वो कैसे होते हैं? Impressive भी आ सकता है, forceful भी हो सकता है, dominant भी हो सकता है, powerful भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा engines के लिए कौन सा word जा रहा है? Dominant नहीं, forceful भी नहीं, impressive भी नहीं, powerful. Powerful सबसे अच्छा word यहाँ पर जा रहा है, powerful engines. Next, the country's rapid has led to a rise in many people's standard of life. यहाँ पे हमें आगे tone of the sentence पढ़ना पड़ता है कि बात कर रहा है has led to a rise in many people's standard of living, यानी कि जीने का जो स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। The country's rapid क्या अच्छा, क्या आइडिया, लाइफ, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ। The country's rapid growth has led to a rise, right? Now coming to close test, this is बच्चों what close test लिखा हो यहाँ पर। close test जैसा कि हमने पहले भी किया है, close test में क्या होता है, fill in the blanks एक तरीका का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक पैसेज के फॉर्म में होता है। पैसेज के फॉर्म में नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रखी है 1 2 3 4 5, जितने नंबर का होगा उतनी नंबरिंग होगी। उसके अगेंस्ट में 4 या 5 ऑप्शन पूछे जाते दिए रहते हैं, उसमें से पूछता है कि इसमें से कौन सा सबसे बढ़िया ऑप्शन फिट होगा इस फिलर में। तो चलो पढ़ते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें करने के लिए सबसे पहले आपको टोन भी पता करना है, वर्ड के मीनिंग भी आना चाहिए, टोन भी सबसे बढ़िया आपका क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव टोन चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज, और ग्रामर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले, चल रहा है ग्रैंड फिनाले की ओर। फिनाले और फाइनल में क्या अंतर होता है बेटा? फाइनल होता है एडजेक्टिव, जैसे फाइनल डिसीजन हो गया, फाइनल मैच हो गया। फिनाले एक नाउन होता है, क्योंकि फाइनल कुछ भी होगा उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, फिनाले। तो फिर से एक बार सेंटेंस को ध्यान में रखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज टुवर्ड्स, इज एम नहीं आ सकता, आईएनजी फॉर्म नहीं लगा। इज मूव्ड, मूव्ड भी नहीं होगा। इंडियाज, फिर से पढ़ो, इंडियाज लॉन्गेस्ट इलेक्शन इज, मूव्ड नहीं, इज टुवर्ड्स आगे बढ़ रहा है, इज डायरेक्शन एंगल नहीं, इज हेडिंग टुवर्ड्स, अग्रसर है, हेडिंग। जैसे हम कहते हैं ना रीजनिंग में, हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब उसकी तरफ मुंह किए हुए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते पहले क्या लिखा है। टुवर्ड्स द ग्रैंड फिनाले द बीजेपी इज टू बिकम द सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडियन हिस्ट्री टू कम बैक टू पावर इवन स्ट्रॉन्गर दिस टाइम। The BJP is to become, is assurance, reject, balance, compose, नहीं, क्या है, कुछ है, उसका एडजेक्टिव बताना। यहाँ पे एडजेक्टिव अगर नहीं है तो वर्ब में ईडी फॉर्म लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे हम कहते हैं समथिंग इज टायर्ड, समथिंग इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर एश्योरेंस नाउन हो गया, रिजेक्ट वर्ब हो गया, बैलेंस एक नाउन भी एक वर्ब भी हो सकता है, कंपोज भी एक वर्ब है। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि पैसिव वॉइस में इज पॉइज्ड, यानी कि तैयार है, बिल्कुल बैलेंस्ड पोजीशन में, पॉइज्ड यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं थर्ड वाले में क्या लिखा है। As per the Supreme Court ruling, 5 VVPATs will be randomly from each assembly segment. यहां पर देखें कीवर्ड क्या है, विल बी रैंडमली, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी, विल बी रिमूव नहीं, चूज नहीं, नेम नहीं, सिलेक्टेड, एक ही बचता है। देखो बाकी सब में ईडी फॉर्म नहीं लगा क्योंकि बी आ गया ना, तो यहां पर पैसिव में बन गया, विल बी सिलेक्टेड। From each assembly segment and would be with the EVM numbers, would be
वुड बी डिफर नहीं, वुड बी इक्वेटिंग नहीं, आगे विद है ना, वुड बी मैच्ड विद, मैच्ड पेयर्स नहीं, मैच्ड, मैच्ड विद, from each assembly segment and would be matched with the EVM numbers. Voting in Vellore seat in Tamil Nadu was after widespread, देखो यहाँ पे आगे बता रहा है कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर, after widespread cash for voters was detected in the constituency. कहने का मतलब ये कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज यहाँ पर आ रही, सोर्स यहाँ पे लिखा है द हिंदू, ना हिंदू का यहाँ पर एडिटोरियल पार्ट में से उठाया गया है, तो कुछ नेगेटिव बात करनी है यहाँ पर नेगेटिव वर्ड के थ्रू। फिर से दिमाग में रखना पड़ेगा सेंटेंस क्या था। वोटिंग इन वेलोर सीट इन तमिलनाडु वॉज आफ्टर, कुछ हो गई, वॉज वोटिंग वॉज क्या, अलाउ, परमिटिंग, रिवर्सल, डिसमेंटल नहीं, रिसेंडेड, वोटिंग को स्थगित कर दिया गया। रिसेंडेड का मतलब क्या होता है, रद्द करना, क्योंकि इसमें कैश ऐश का मसला अगर देखा गया तो उसको रद्द कर दिया गया। बाकी अलाउ, परमिटिंग, रिवर्सल, डिसमेंटल का मतलब अलग करना होता है, रिवर्सल का मतलब रिवर्स कर देना होता है, ये सब वर्ड नहीं आ सकते। अब आ जाते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, पैरा जंबल्स अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या आप इसको अरेंज कर सकते हो? चलिए भाई सब लोग कोशिश करिए इसको अरेंज करने की। पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेंटेंस, यहाँ पे 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट होगा, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, एंड सो ऑन। देखो भाई पहला सेंटेंस हमारा हमेशा क्या होता है, फ्री सेंटेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यहां पर क्या लिखा है, हाउ एवर लिखा हुआ है। सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकती, सिंस देन कब से नहीं पता, उसके बाद बट नॉट, बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम नहीं पता, उसके बाद दस, इस प्रकार से ये भी नहीं आ सकता। यानी कि वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी, कि सी हमेशा पहला हो जाएगा। यहां पर इन अर्लियर डेज, पढ़ते इसमें क्या बात हो रही, इन अर्लियर डेज, पहले के दिनों में पीपल याद किया करते थे बाय रीडिंग आउट, जोर जोर से बोलकर, जोर जोर से बोलकर। अब यहां पर लोगों की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है। इस बात को हम रिलेट करेंगे अगले सेंटेंस से और देखेंगे कहां पर। However, while reading, देखो while reading ये बता रहा है कि रीडिंग से कनेक्ट हो रहा है, देख किसके लिए आया है, पीपल, लोगों के लिए आया है, राइट। However, while reading they would not know, उन्हें नहीं पता था कि कब रुकना है, कब पॉज करना है और किस चीज को एम्फेसाइज करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर, इसके बाद एक के बाद 2 ये आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम थी, however while reading they would not know when to pause and what to emphasize, क्या एम्फेसाइज करना है। इसलिए क्या हुआ, टू एड्रेस, अब देखिए To address this problem, various signs depicting various punctuations were introduced. अब देखिए यहां पर कोई कहे कि हम सर डी भी तो लगा सकते हैं, सेम पंक्चुएशन। अच्छा, सेम पंक्चुएशन की बात तब करोगे जब हम इंट्रोड्यूस कर दे पंक्चुएशन को। एक प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये आ जाएगा तीसरा। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, वेरियस साइंस डिपिक्टिंग वेरियस पंक्चुएशंस वर इंट्रोड्यूस यहां पर पंक्चुएशन होने लगे। लेकिन एक समस्या और आई जो कि 4 में लिखी हुई है यहां पर, बट नॉट एवरीबडी, देखो यहां से सेम पंक्चुएशन, यहां से नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। अब ये भी एक समस्या है कि हर कोई सेम पंक्चुएशन सेम जगह पर यूज नहीं करता था। तो पहले क्या करेंगे, क्या हम बी लगाएं। अब अंत में हमें या तो बी लगाना है या एफ लगाना है, उसके बाद लास्ट एक सेंटेंस बचेगा। तो आप ये बताएं कि अभी तो एक प्रॉब्लम लेफ्ट है, अगर हम ये लगा दें कि तब से उनका यूज रेगुलाइज हो गया और पंक्चुएशन रूल जो है वो फॉलो किए जाने लगे। नहीं, अभी तो समस्या है ना। समस्या क्या है कि बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। इसको निपटाना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि तब से उनका यूज रेगुलाइज हो गया। तो यहां पर इस समस्या के निदान कहां पर है, इसलिए ये आ जाएगा 5। 10 फर्मर गाइडलाइंस रिगार्डिंग पंक्चुएशंस, गाइडलाइंस बनाए गए रिगार्डिंग पंक्चुएशन वर फ्रेम्ड सो दैट एवरीवन यूज देम इन ए सिमिलर वे। यहां पर कह रहा था ना कि हर कोई सेम वे से यूज नहीं करता था, देखो सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग। इसलिए 10 फर्मर गाइडलाइंस रिगार्डिंग पंक्चुएशन वर फ्रेम्ड सो दैट एवरीवन यूज देम इन ए सिमिलर वे, और वी आर लेफ्ट विद ओनली लास्ट ऑप्शन, दैट इज उसके बाद से उनका यूज, सिंस देन देयर यूज, किसका, पंक्चुएशन का यूज हैज बीन रेगुलाइज हो चुका, और उसके बाद हो गया, और उसके बाद एंड द
पंक्चुएशन रूल्स हैव बीन फॉलोड बाय ऑल, पंक्चुएशन रूल्स सभी की तरह फॉलो किए जाने लगे। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन, जो पहला सेंटेंस हमारे पास था वो सी था, सी से शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद ए हो जाएगा और फिर उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद एफ और उसके बाद लास्ट में बी। तो इसका सही जो सीक्वेंस बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? सी ए ई डी एफ बी। क्लियर है? एक बार फिर से आप पढ़ लो, स्नैपशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपको घर से एक बार फिर से फॉलो करना है, एक बार फिर से अपना दिमाग लगाना है, इसको अपने से करना है, तो जरूर बच्चों अपने से करके देखिए। और अगर कोई दिक्कत आती है इस रीअरेंजमेंट में तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं और भी आपकी हेल्प कर सकूं इसको करने में, क्योंकि बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। कीवर्ड्स होते हैं, मैच कराने होते हैं, प्रोनाउंस दिस दैट दिस दोज देयरफॉर हाउ एवर, बट ये सब कीवर्ड्स होते हैं जो कि बताते हैं पैराजंबल का सेंटेंस कहां पर होना चाहिए। और पैराजंबल अभी हम लोग टेस्ट वाइज तो हम लोग ने किया है, पेपर वाइज, लेकिन अभी हम लोग ने विधिवत पढ़ा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, वो बिल्कुल जीरो से पढ़ना शुरू करते हैं, यानी बेसिक से। किसी बच्चे को बिल्कुल 2 सेंटेंस जोड़ने नहीं आते तो हम उसको ये बताएंगे, उसको नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम फिर से पढ़ाना शुरू करें शुरू से अकॉर्डिंग टू योर लेवल, तो उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा। तो अभी उस क्लास के लिए आप लोग वेट करिए, वो क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर लेके पढ़ाएंगे शुरू से, यानी कि बेसिक आपका बिल्डअप करेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा पैराजंबल्स आपके समझ में आया होगा, किस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है फ्रेज इंप्रूवमेंट या रिप्लेसमेंट। चले भाई दिमाग लगाएं और बताएं कि क्या होना चाहिए इसमें। फ्रेज इंप्रूवमेंट रिप्लेसमेंट, यानी कि ये जो पार्ट इसमें लिखा हुआ येट इट इज बीन यूज्ड, इसको हमें देखना है, इसको हमें सही करना है। अगर ये गलत तरीके से यूज हुआ है तो वी हैव एक्सेप्टेड ओवर 2, हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ओवर $2 बिलियन, $2 बिलियन से भी ज्यादा, फ्रॉम देम, उनसे, टू बिल्ड हॉस्पिटल्स इन द एरिया। येट इट इज बीन, इट इसके साथ कभी बीन आ नहीं सकता, इसका मतलब जो लिखा हुआ वो गलत लिखा। पहले तो आपको ये चेक करना होता जो लिखा है वो गलत है या सही है। तो गलत लिखा हुआ है, हम देखेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन सही आता है। दैट इज येट टू यूज, अगर दैट इज येट टू बी यूज्ड होता, टू बी यूज्ड मनी की बात कर रहा है ना, डॉलर्स की बात कर रहा है, उससे यूज किया जाएगा, वो यूज खुद थोड़ी करेगा। दैट इज येट टू यूज, येट टू यूज टू बिल्ड नहीं, येट टू बी यूज्ड अगर होता तो सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ये गलत हो गया, पहला वाला करेक्शन नहीं होगा। ऑल्दो इट हैज बीन यूज टू बिल्ड, यद्यपि ये यूज हो चुका है, नहीं, यूज कैसे हो जाएगा जबकि अभी एक्सेप्ट करने की बात कर, यूज तो हो ही नहीं सकता जल्दी। उसके बाद नो येट बीइंग यूज्ड, ये तो बिल्कुल अनाप शनाप बातें लिखी हुई हैं, इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनता ही नहीं। नो येट बीइंग यूज्ड, अलग अलग ऐसा लग रहा है पैराजंबल करना है इसमें भी। हाँ, अब अगर हम कहें नो करेक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बताया गलत है। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज, एक बार फिर से पढ़ते हैं, वी हैव एक्सेप्टेड ओवर $2 बिलियन फ्रॉम देम, हमने एक्सेप्ट किया है, विच विल बी यूज टू बिल्ड हॉस्पिटल इन द एरिया, जो कि यूज किया जाएगा बिल्डअप करने में, क्या बनाने में, हॉस्पिटल इन दैट एरिया। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और यहां पर एज यू कैन सी हियर लिखा हुआ है, पीपल हैव रिस्पॉन्ड इन फेवर द गवर्नमेंट्स efforts to resolve the budget crisis. क्या लगता है? People have respond in favor. अब देखिए बच्चों क्या होता है, एक वर्ड होता है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स राइट। रिस्पॉन्स एक नाउन होता है, पता होना चाहिए। रिस्पॉन्ड ये जो वर्ड होता है डी वाला, ये वर्ब होता है, ठीक है, ये वर्ब है रिस्पॉन्ड। जब भी हैव हैज लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब रिस्पॉन्डेड होना चाहिए, गलती लिखी है। अब हमें क्या करना होता है ना, जब भी रिप्लेसमेंट या इंप्रूवमेंट करना होता है तो चीजों को कम से कम चेंज करते हैं। जैसे वर्ब लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप रिस्पॉन्स लगा दें, नहीं,
वर्ब में ही बात करेंगे अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो अब देखें क्या हम ये लगा सकते हैं फेवरेबली रिस्पॉन्डेड द गवर्नमेंट्स, लगा सकते थे, लेकिन रिस्पॉन्ड वर्ड के साथ टू भी आता है ना, जैसे रिप्लाई टू होता है, जबकि आंसर के साथ टू नहीं आता, लेकिन रिस्पॉन्ड के साथ क्योंकि टू आता है तो ये हो सकता था फेवरेबली रिस्पॉन्डेड, लेकिन ये सही नहीं हुआ क्योंकि इसमें टू मिसिंग है। ये इसलिए लगा सकते क्योंकि यहां पर नाउन हम रिप्लेस कर रहे हैं, नाउन रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, वर्ब में अगर गिवन है तो बेहतर यही है कि वर्ब में ही बनाओ, रिस्पॉन्डेड फेवरेबली टू द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, राइट, ये वाला सही हो जाएगा। बाकी बीन रिस्पॉन्डिंग ये लगाने की जरूरत नहीं, इतना मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है जब आसानी से हो सकता है, इसलिए कौन सा करेक्शन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है, चले खुद से करें, स्ट्राइकिंग दिस डील विल इनेबल द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन यूरोप। दिमाग लगाएं और बताएं भाई क्या होना चाहिए इसमें, एटलीस्ट ये वाला तो आप खुद कर लो। क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या आना चाहिए। समझते हैं मीनिंग क्या है। स्ट्राइकिंग दिस डील, इस डील को स्ट्राइक करना, ये इनेबल करेगा द कंपनी। अब आप कई लोग समझ रहे होंगे कि सर यहां पर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्या मतलब, इसके बाद विल लगा दिया, समझ में नहीं आ रहा। होता क्या, ये कुछ ऐसा है जैसे हम कहें विनिंग दिस मैच, विनिंग दिस मैच will bring some कॉन्फिडेंस। यहां पर देखिए एक सेंटेंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे विनिंग दिस मैच विल ब्रिंग, यानी इस मैच को जीतना ही वो ब्रिंग लाएगा, मतलब क्या चीज लेकर आएगा, विनिंग, इस मैच को जीतना लेकर आएगा सम कॉन्फिडेंस, ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस लेके आएगा। वैसे सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस टाइप से लिखा हुआ है, स्ट्राइकिंग दिस डील विल इनेबल द कंपनी टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इन यूरोप, यानी कि सेंटेंस में कोई भी गलती मुझे नजर नहीं आ रही है। स्ट्राइक दिस डील हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा अगर वर्ब के फॉर्म में तो वो जेरेंट होगा, उसमें आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। टू स्ट्राइक ऑफ करने की बात नहीं कर रहा है, हड़ताल करने की बात नहीं कर रहा। बाय स्ट्राइकिंग दिस डील टू इनेबल, नहीं भाई ऐसा भी नहीं आएगा। दिस डील वॉज स्ट्रक, नहीं विच, इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है भाई, यहां पर हो गया नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किए, आपने भी मेरे साथ सॉल्व किए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर रह गया हो तो बच्चों ज़रूर पूछना। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। एक बार फिर से ये क्लोज टेस्ट हो गया, इसको पढ़ना, पीडीएफ चाहिए तो बताना। और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पर कराया था सबसे पहले क्या, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्योंकि स्टार्ट हम लोग नॉर्मल से करेंगे यानी इजी से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पैसेज अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, इस पैसेज का सॉल्व करना चाहता है तो आपके पास टाइम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में सॉल्व कर सकते हो। इन केस एनी डिफिकल्टी यू फाइंड, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें तो ऐसा है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, आप मुझे बताइए, समझाइए। तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। देखिए भाई सेकंड यहाँ पे पैराजम्बल रीडिंग कॉम्पिटिशन का जो नेक्स्ट पेज है वो यहाँ पर है, और उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर किसी ने अभी तक स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले सकता है खुद से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बच्चों खुद से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। खुद से आप सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड दिस, ये स्पॉटिंग एरर्स भी समझ में आए होंगे। जो आपको मे भी हो सकता है जिसमें आपको ना समझ में आया हो वो पैराजम्बल्स ही हो सकता है, जो ना समझ में आया हो। तो बच्चों ये बहुत ही आसान था, जिनके नहीं समझ में आया एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैंने बताया कि पहला सेंटेंस ऐसे फाइंड आउट करते हैं जो कि हमेशा अपने आप में एक नया सब्जेक्ट मैटर होता है, कनेक्टेड नहीं होता, फ्री होता है। हाउ एवर से स्टार्ट कर नहीं सकते, सिंस देन से स्टार्ट कर नहीं सकते, बट नॉट से स्टार्ट कर नहीं सकते, टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम नहीं कर सकते, 10 फर्मर गाइडलाइंस। कोई भी कहानी होती है हम ऐसे नहीं सुनाते हैं कि शेर ने बकरी को खा लिया, हमें ये कहना पड़ेगा
अगर हम कहते हैं कहानी सुनाते हैं शेर ने बकरी को खा लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। हम कहानी गढ़ेंगे पूरा, यानी कि पूरा एक सब्जेक्ट मैटर लेके आएंगे कि एक राजा था, राजा बड़ा दयालु था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया, जंगल में उसने एक बकरी और एक शेर को देखा, फिर शेर ने बकरी को खा लिया। तो अब कनेक्टेड लग रहा है ना, एक एक चीज़ आगे बढ़नी चाहिए कनेक्टेड वे में। तो इसलिए हमने कहा कि सी वाला पहला हो जाएगा कि पहले के दिनों में। उसके बाद जो भी आपको कीवर्ड मिलता है, लोगों की बात हुई है, डेज की बात हुई है, रीडिंग की बात हुई, इसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करना जो कि इससे कनेक्ट हो रहा है। जब आप एक एक सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपके बहुत ही डेफिनेटली क्लियर होगा, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं जो आपके ना समझ में आए। उसके बाद पहले वाले में लिखा है हाउएवर व्हाइल रीडिंग दे वुड नॉट नो व्हेन टू पॉज एंड व्हाट टू एम्फसाइज। ये एक तरह की समस्या है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाना चाहिए। टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम वेरियस साइंस डिपिक्टिंग वेरियस पंक्चुएशन वर फ्रेम्ड, इंट्रोड्यूस। और जैसे इंट्रोड्यूस हो गए फिर उसके बाद क्या किया गया कि भाई पंक्चुएशन मार्क्स तो आ गया, लेकिन बट नॉट एवरीबडी यूज द सेम पंक्चुएशन फॉर द सेम थिंग, हर कोई यूज नहीं करता था। उसके बाद इसलिए फॉर्मल गाइडलाइंस बनाई गई ताकि हर कोई उन्हें एक सिमिलर वे से सॉल्व कर सके, यूज कर सके। तब से उनका जो यूज था वो रेगुलाइज्ड हो गया। फिर से एक बार मैंने आपको पैराजम्बल समझा दिया। अभी भी किसी के नहीं समझ में आता है तो मुझसे मैसेज करके जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको लग सकता है कि बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम में बच्चों जल्दी ही भागना पड़ेगा, जल्दी ही करना पड़ेगा, जल्दी समझना पड़ेगा। वो जो अपनी माइंड की स्पीड है ना, समझने की ग्रैस्पिंग पावर, वो बच्चों आपको बढ़ानी पड़ेगी, लेवल में लानी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कई बच्चों से मेरी बात होती है जिनको मैंने पढ़ा, वो कहते हैं एज ए जनरल कैटेगरी अगर बात करें, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है प्री। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ईजी लगे, लेकिन जब कट ऑफ निकलता है ना तो कट ऑफ पता है कितना कितना जाता है, 75 नंबर जाता है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं तो 35 में से 30 रीजनिंग में करने ही करने, 35 में से 30 क्वांट्स में करने ही करने, कुछ नहीं तो इंग्लिश में आपको 30 में से 20 करने ही करने। तब जाके कितना बनता है, 8, 80 बनता है। यानी कि 80 का ये टारगेट लेके चलोगे तब क्वालिफाई कर पाओगे, कट ऑफ निकाल पाओगे प्री का। क्योंकि सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं भीड़ में खो ना जाओ, इसलिए अभी से बच्चों तैयारी करना शुरू कर दो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हमेशा की तरह जय हिंद।